नमस्कार। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हम एक बेहद ही खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की चीरफाड़ करने वाले हैं। ओम दनौती गांव की ये लोक कथा सिर्फ डराती ही नहीं है, बल्कि इंसानी लापरवाही और डर के मनोविज्ञान को भी बहुत ही गहराई से दर्शाती है। हम समझेंगे कि कैसे एक बिल्कुल साधारण सी रात अचानक एक भयानक दुष्स्वप्न में बदल जाती है। तो चलिए, बिना कोई समय बर्बाद किए इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं। मेरा सिर मुझे वापस दे दे। जरा कल्पना कीजिए, आधी रात का समय हो, कड़कड़ाती ठंड हो, बीच नदी में एक छोटी सी नाव फंसी हो और घने अंधेरे में से गूंजती हुई ये भयानक आवाज आए। सच में ये इस पूरी कहानी का सबसे डरावना और चरम बिंदु है। लेकिन कोई भी कहानी अचानक से अपने क्लाइमैक्स पर तो नहीं पहुंचती ना। सोचने वाली बात यह है कि आखिर 3 युवा लड़के इस जानलेवा स्थिति में फंसे कैसे। आइए कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं और देखते हैं कि इस दुस्वप्न की नींव आखिर रखी कैसे गई। तो हमारी कहानी शुरू होती है भाग 1 से। एक लापरवाह विचार। जरा इस स्थिति की तुलना कीजिए। एक तरफ है हरी की आरामदायक चाय की दुकान, सुबह का शांत वक्त, हल्की हल्की बारिश और कंबल में लिपटकर सोने की बातें। विनय, ललित और सार्थक, ये 3 दोस्त इसी सुरक्षित और आरामदायक माहौल में बैठे थे। लेकिन तभी सार्थक के दिमाग में एक विचार आता है। वो इस आराम को छोड़कर रात के अंधेरे में ठंडी नदी के बीच मछली पकड़ने जाने की जिद पकड़ लेता है। ये इंसानी मनोविज्ञान का एक बहुत ही अजीब पहलू है। अक्सर जब जीवन बहुत शांत और सुरक्षित होता है ना, तो बोरियत या कह लीजिए अति आत्मविश्वास में इंसान खुद ही खतरे को बुलावा दे देता है। और ये खतरा कोई छोटा मोटा नहीं था। ओम दनौती कोई ऐसा इलाका नहीं है जो शहर से सटा हुआ हो। ये शहर से पूरे 300 किलोमीटर दूर बसा हुआ एक अत्यंत एकांत गांव है। वहां गिनती के सिर्फ कुछ 100 लोग ही रहते हैं। अब 300 किलोमीटर दूर होने का सीधा सा मतलब है कि अगर रात के घुप अंधेरे में कुछ भी बुरा होता है तो कोई बाहरी मदद वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। अक्सर हम देखते हैं कि डरावनी कहानियों में भौगोलिक अलगाव का एक बहुत बड़ा रोल होता है, और यहाँ भी यही अलगाव उन्हें पूरी तरह से बेबस बनाने वाला था। वे सच में वहां पूरी तरह से अकेले थे। यहीं से हम आते हैं कहानी के अगले पड़ाव पर, भाग 2, मछुआरे की चेतावनी। जब विनय 300 रुपए किराए पर धंधाराम काका की नाव लेने जाता है, तो काका उसे बहुत ही सख्त चेतावनी देते हैं। वो साफ साफ कहते हैं कि रात के समय वो शांत नदी बहुत बेचैन हो जाती है और वहां ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो सहने के बाहर होती हैं। उनका सीधा इशारा था कि उन चीजों का सामना करने की ताकत इन लड़कों में बिल्कुल नहीं है। लोक कथाओं में हमेशा अनुभवी लोग चेतावनी देते हैं, लेकिन यहाँ भी वही हुआ। युवा जोश और अपने अहंकार में विनय ने इस चेतावनी को पूरी तरह से अनसुना कर दिया। अब विनय ने भले ही चेतावनी को हल्के में लिया हो, लेकिन धंधाराम काका ने उसे अपनी तरफ से एक सुरक्षा कवच दिया, काला धागा। भारतीय लोक कथाओं में इस काले धागे का बहुत गहरा सांस्कृतिक महत्व होता है। ये कोई आम धागा नहीं, बल्कि एक ताबीज माना जाता है जो बुरी शक्तियों को दूर रखता है। काका का विनय को ये धागा देना इस बात का सबसे पक्का सबूत था कि वे लड़के किसी साधारण नदी में नहीं, बल्कि सीधे मौत के मुंह में जा रहे थे। ये धागा उस अनजान खतरे के खिलाफ उनकी एकमात्र मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक ढाल बनने वाला था। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां से वापसी नामुमकिन थी। भाग 3, श्मशान घाट। देखिए, नाव लेना और नदी में जाना तो फिर भी एक हद तक ठीक था, लेकिन जब लगातार 10 से 15 बार जाल फेंकने के बाद भी सार्थक के हाथ एक भी मछली नहीं लगी, तो उसकी निराशा और जिद हर चीज पर हावी हो गई। ललित बार बार मना कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद सार्थक ने नाव को उस दिशा में ले जाने का फैसला किया जहां जाने से हर कोई कांपता था, एक जला हुआ शमशान घाट। ये कदम उनके अहंकार की बिल्कुल चरम सीमा थी, जहां उन्होंने प्रकृति और स्थानीय मान्यताओं दोनों की ही हदों को पार कर दिया था। जैसे ही नाव शमशान घाट की ओर बढ़ी, माहौल पूरी तरह से बदल गया। लगातार बारिश हो रही थी, एकदम घना अंधेरा छा गया था और सियारों की डरावनी आवाजें गूंजने लगी थीं। ये सब किसी भी इंसान के दिल में दहशत पैदा करने के लिए काफी है। स्रोत सामग्री में इन ध्वनियों को जिस तरह से बताया गया है, उससे उस खौफ का सीधा एहसास होता है। ये सिर्फ मौसम का खराब होना नहीं था, ये प्रकृति का एक बहुत ही साफ इशारा था कि वे अब एक निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जहां जीवित इंसानों का जाना पूरी तरह से मना है। अब हम आते हैं इस विश्लेषण के क्लाइमैक्स पर। भाग 4, एक भयानक पकड़। सार्थक, जो मछली पकड़ने को लेकर सबसे ज्यादा उतावला था,
उसने शमशान घाट के ठीक पास अपना जाल फेंका। कुछ देर बाद उसे अपने जाल में एक बहुत ही अजीब और भयानक भारीपन महसूस हुआ। उसे लगा, वाह, कोई बहुत बड़ी मछली फंस गई है। लेकिन जब उसने जाल को ऊपर खींचा तो उसमें कोई मछली नहीं थी। उसमें फंसा था एक लड़की का कटा हुआ सिर। ये दृश्य इतना विभत्स और खौफनाक था कि तीनों दोस्त दहशत से कांप उठे। जिस हकीकत से वे अब तक भाग रहे थे वो अपने सबसे डरावने रूप में उनके सामने आ चुकी थी। जैसे ही उन्होंने जाल से उस कटे हुए सिर को वापस पानी में फेंकने की कोशिश की, एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना घटी। उनकी नाव पानी के बीचों बीच अचानक से रुक गई। ऐसा लगा मानो किसी ने उसे नीचे से बहुत कस के जकड़ लिया हो। और ठीक उसी समय किनारे पर सफेद साड़ी पहने एक लड़की दिखाई दी, जिसका सिर उसके धड़ पर था ही नहीं। और तभी वो आवाज गूंजी, मेरा सिर मुझे वापस दे दे। ये कोई सामान्य डरावनी घटना नहीं थी। ये एक ऐसी आत्मा का भयंकर क्रोध था जो अपना वो हिस्सा वापस मांग रही थी जिसे बेहद क्रूरता से उससे छीन लिया गया था। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो अपनी जान बचाने की एक हताश और पागलपन भरी जद्दोजहद थी। उस जकड़ी हुई नाव में बैठे रहने का मतलब था अपनी मौत का इंतजार करना। बिना एक पल सोचे उन तीनों ने उस जमा देने वाले ठंडे पानी में छलांग लगा दी। वे किसी तरह अपनी जान हथेली पर रखकर नदी के दूसरे किनारे तक तैरे और भागते हुए एक रोशनी वाले घर में जाकर शरण ली। ये पूरी तरह से एक करो या मरो वाली स्थिति थी, जहां शायद उनकी शारीरिक क्षमता से कहीं ज्यादा उनके अंदर बैठे खौफ ने उन्हें तैरने की वो ताकत दी थी। लेकिन वो आत्मा थी कौन? इसका जवाब हमें मिलता है भाग 5 में, एक दुखद अतीत। उस सुरक्षित घर में गांव वालों ने उन्हें एक बहुत ही दर्दनाक सच्चाई बताई। असल में ये लोक कथा एक झूठी शान और सम्मान के नाम पर की गई हत्या, जिसे हम ऑनर किलिंग कहते हैं, उसका मामला था। पास के गांव की एक लड़की ने अपनी मर्जी से परिवार के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह किया था। सजा के तौर पर उसके अपने ही परिवार ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी और पहचान मिटाने के लिए उसका सिर काटकर कहीं दूर फेंक दिया। शरीर का तो अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन उसका सिर कभी नहीं मिला। अक्सर हम देखते हैं कि गांव की लोक कथाएं वास्तविक जीवन की ऐसी ही भयानक त्रासदियों को बयां करने का एक तरीका होती हैं। कहा जाता है कि वो आत्मा आज भी उसी शमशान घाट के पास अपना सिर तलाशती है। और अब हम आते हैं इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर, भाग 6, सीखी गई सीख। उस रात मौत को इतने करीब से देखने के बाद सार्थक का वो सारा अति आत्मविश्वास और घमंड एक पल में चकनाचूर हो गया था। ललित और विनय इस बात से बुरी तरह गुस्से में थे कि सिर्फ सार्थक की एक बेवकूफ़ी भरी जिद के कारण उनकी जान जाते जाते बची। सच ही कहा गया है, जब इंसान का सामना अपनी नश्वरता यानी अपनी मौत से होता है तो उसका सारा अहंकार खत्म हो जाता है। अगली सुबह जब वे अपने घर लौटे तो उन्होंने एक पक्की कसम खाई, रात में कभी भी मछली न पकड़ने की कसम। ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, बल्कि उस खौफनाक रात का उनके जहन पर हमेशा के लिए छप जाना था। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। आखिर अंधविश्वास कहाँ खत्म होता है और असली खतरा कहाँ से शुरू होता है? क्या वो धंधाराम काका का काला धागा सिर्फ एक अंधविश्वास था, या सच में उसी धागे ने उस रात उन्हें बचाया? क्या वो सिरकटी लड़की केवल उनके दिमाग का एक वहम था, या फिर एक ऐसी क्रूर वास्तविकता का प्रतीक जिसे गांव वालों ने बहुत पहले दफना दिया था? ये पूरी कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि कुछ सीमाएं ऐसी होती हैं जिन्हें लांघना कभी भी समझदारी नहीं है, फिर चाहे वो प्रकृति की सीमा हो या किसी अनजाने खतरे की। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नई कहानी की गहराइयों को खंगालने के लिए।